हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। दोस्तों, उसके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसके लिए आपको अभी जी तोड़ मेहनत करना है, ताकि आप एग्ज़ाम के बाद चाह कर भी मेहनत करके उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अभी आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों, आप बिना समय गंवाए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ आपको प्रत्येक दिन बिहार डीएलएड से जुड़े सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, बिहार डीएलएड के लिए जीके जीएस के प्रश्न, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी भी प्रकार के प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न लाए जाएंगे। देर किए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न। दोस्तों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? दोस्तों, यदि आपको प्रश्न नहीं आते होंगे तो उसको आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि जिस समय आपका एग्जाम हो उसमें आप इसे एक बार रिवीजन करके जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्तों। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल 15 सदस्य है दोस्तों, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। 10 अस्थायी है। यदि आपको पूछा जाए कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल जो होते हैं 2 वर्षों का होता है। आप इसे भी याद रख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। दोस्तों, वर्तमान में ये हड़प्पा पाकिस्तान में चले गया है। पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ दोस्तों? यदि बात करें कि पाकिस्तान कब भारत से अलग हुआ, तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान भारत से अलग बन के एक देश बन गया, विभाजित होकर एक अलग देश बन गया। यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली थे। कौन थे दोस्तों? लियाकत अली। मोहम्मद जिन्ना बहुत बच्चे लगा देते हैं, पर मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यदि बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आप इतने प्रश्नों को कम से कम याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, शाहनामा की रचना किसने की? दोस्तों, यह आपके डीएलएड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिरदौसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर ने की थी दोस्तों। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था दोस्तों। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 द्वारा दोस्तों भारत में लोधी वंश का अंत कर मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पराजय कर किया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की, तो 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 6 है, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? दोस्तों, बैसाखी का जो त्यौहार है
वो हमारे सिख धर्म के लोग मनाते हैं। सिख धर्म के लोग बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यदि आपको यह ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, आपको चाहिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया जाए, तो आप उसे भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए बिना ऑप्शन के, या फिर ऑप्शन के साथ दिया जाए। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके, इसलिए हम विदाउट ऑप्शन के अभी प्रश्नों को ला रहे हैं, ताकि आपको प्रश्न पता चले और उसका आंसर पता चले। ऑप्शन में जाएंगे तो आपको समय के कुछ विलम्ब लगेंगे, इसलिए अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हम आपको बिना ऑप्शन के प्रश्न ला रहे हैं आपके लिए। यदि आपको प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमें 4 ऑप्शन मिलना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि कम समय में भी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। वर्तमान में यह नहीं है। तो इस तरह भारत में अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। 395 कुल अनुच्छेद है। भाग कितने हैं, तो 22 भाग है दोस्तों। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ है। क्या क्या बोले हम दोस्तों, आप एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ है। 12 अनुसूचियाँ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। 18 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपको ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस समय किसे चुन लिया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस समय चुन लिया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद ही थे, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसे चुन लिया गया था। हालांकि इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही 11 दिसंबर 1946 को ही सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 से लेकर जाके 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान को अंगीकृत किया गया, पूर्ण रूप से तैयार किया गया। यदि बात करें कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को पूरा याद रखेंगे। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 है आपका, किस नदी पर भाखरा नांगल परियोजना है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में कई बार पूछे गया है। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी जो है, भाखरा नांगल परियोजना जो है या बांध जो है, इसी पर स्थित है। सतलज नदी, आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में, किस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसका भी आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली दोस्तों राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले नंबर में। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत से नहीं निकलती है? तो दोस्तों, यमुना नदी प्रायद्वीप भारत से नहीं निकलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आप दोनों ही प्रश्नों को याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है,
रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम कीड़े के भोज्य पदार्थ के रूप में शहतूत के पत्ती का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन आपको यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल बनने वाले जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मरंगा पांडुरंगा, आत्मराम पांडुरंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराव पांडुरंगा ने किया था। ठीक है दोस्तों, आप अभी तक अगर बने हुए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए। आगे के प्रश्न में आपको कुछ होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे। यदि आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो हमको अंदाजा हो जाएगा कि आप सीरियस होकर अपने एग्जाम की प्रिपरेटिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यदि नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो वीडियो पे बने रहिए, आपको होमवर्क पे जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? तो दोस्तों वर्षा की ऋतु जो हवाएं होती है, वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है दोस्तों, वही हवाएं मानसून हवाएं होती है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन फिल्म गांधी जी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? गांधी जी की जो फिल्म है दोस्तों, उसमें गांधी जी का जो है अदा गांधी जी का रोल अदा किसने किया था? तो बेन किंग्सले इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर अपना वर्चस्व जो है, अपना वंश को स्थापित किया था। सूर्य वंश दोस्तों कब? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है पराजित कर सूर्य वंश का स्थापना किया था। और शेर शाह सूरी की जो है मकबरा कहाँ है? तो वह है सासाराम। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, और जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाई थी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये मेरे वतन के लोगों दोस्तों देशभक्ति गीत जो लिखा था वो प्रदीप नामक जो थे गायक ने लिखे थे। प्रदीप नायक लेखक या गायक कह सकते हैं, उसी ने ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत को लिखा था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। किसके कारण वायु का दबाव होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है दोस्तों? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडल का जो दाब होता है उसको किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है आपका, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण रूस का जो साइबेरिया है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे अधिक ठंडा की बात करें तो इसी जगह पे साइबेरियन जगह पे ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। कब खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर के आरंभ में ही खरीफ की फसल काट ली जाती है। दोस्तों आप खरीफ की फसल के एक अच्छा सा उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि नहीं पता तो वीडियो पे बने रहिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है, 22 लिख के आप कमेंट में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कहाँ कोयला बांध स्थित है?
कोयना बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सड़कों का विस्तार किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सड़कों का विस्तार है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो पानीपत का युद्ध सबसे पहले हुआ कब था? आप तो ये जान लीजिए कि पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का युद्ध जो है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है लोदी वंश का जो है अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था। इब्राहिम लोदी का पराजय हो गया था, जिसके बाद लोदी वंश का समाप्ति हो गया और बाबर ने अपने वंश मुगल वंश को पूरे भारत पर फैला दिया। मुगल वंश को दोस्तों पूरे भारत पर फैला दिया। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा ही की गई 1526 के पानीपत के युद्ध जीत लिए जाने के बाद। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था। दोस्तों किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब हुआ था? कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्नों को जान सकते हैं। यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इससे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए। वीडियो हमारी आपको अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दे, ताकि कम समय में वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कहाँ खैबर दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, जिसकी जो है विभाजन कब हुई थी दोस्तों? तो 14 अगस्त 1947 को की मध्यरात्रि को पाकिस्तान का जो है विभाजन हो गया था। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 27 है, किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था दोस्तों? तो अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 6 अगस्त कब गिराया था बता दे रहे हैं आपको। 6 अगस्त 1945 और एक दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945। पहला बम कहाँ गिराया गया था, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। पहला बम हिरोशिमा पे गिराया गया था। हिरोशिमा पर पहला बम जो गिराया था हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा बम नागासाकी पर गिराया था दोस्तों। दूसरा बम कहाँ गिराया था? नागासाकी। पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। जिसके बाद दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का जो है जापान के आत्मसमर्पण कर दिए जाने पर समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 में चला। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, कब प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है किसे माना गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दे देते हैं
पीपल और बरगद। बरगद, ये दोनों में से आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट के माध्यम से कि पीपल होगा या फिर बरगद होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है दोस्तों, जलेबी। साथ ही साथ आप बिहार के भी बताते चलेंगे, हो सके आपको बिहार का पूछ ले। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो गेंदा हो जाएगा दोस्तों, गेंदा। ठीक है, गेंदा हो जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में आपका। खिलाड़ी धनराज पिलो कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों हॉकी, हॉकी से संबंधित है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है धनराज पिलो उसी से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह है दोस्तों। हमारे सौर परिवार में दोस्तों कुल 8 ग्रह हैं। हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी दोस्तों। हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी में। किस ग्रह को नील ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, तो पृथ्वी को क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी में 71% भाग में जल है, 71% भाग में जल है, मात्र 29% भाग पे भूभाग है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटी ग्रह बुध, सबसे छोटी ग्रह बुध। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी कहा जाता है। यदि बात करें पृथ्वी की बहन किस ग्रह को माना जाता है, तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है चमकने वाला भोर का तारा और शाम का तारा जो कहते हैं उसको भी शुक्र ग्रह को भी कहते हैं, वह भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। आप इसने प्रश्न को याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। भारतीय डीजल विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली दोस्तों, तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी में आज़ादी मिली थी दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा विदेशी जो सबसे बाद में लौटा, तो पुर्तगालियों जो थे वो आज़ादी के बाद, आज़ादी हम लोग को कब मिली, 1947, उसके बाद 1964 ईस्वी में यहाँ से वो लोग गए, गोवा से 1964 ईस्वी में गए थे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 34 में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत में अभी कितने राज्य हैं दोस्तों, तो 28 राज्य है। वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि सबसे बड़े राज्य, तो राजस्थान हो जाएंगे आपके, राजस्थान हो जाएंगे। और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा दोस्तों। किस दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देख लें तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा है सिक्किम। सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम दोस्तों। और उसके अलावा यदि जनसंख्या घनत्व के माध्यम से देखा जाए तो बिहार आपका सबसे जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। कितने दोस्तों, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर है। कब के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपको डाटा बताई गई। चोल शासक, उसके बाद प्रश्न संख्या 35 है आपका, चोल शासक की मुख्य विशेषता क्या था, चोल शासक की मुख्य विशेषता था ग्रामीण स्वायत्तता चोल शासक की मुख्य विशेषता थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राज्य धर्म स्तर पर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है दोस्तों, किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दे सकता है। ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में।
प्रश्न संख्या 37 है, किससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है? किससे राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जो है नेशनल हाईवे जोड़ती है आपस में। चलते हैं अगले प्रश्न में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक दोस्तों, नासिक जो है ये अंगूर के पैदावार के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 39 में, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर दोस्तों कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। जो दरगाह है दोस्तों कहाँ है? अजमेर में है। उसके बाद चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 40 में। प्रश्न संख्या 40 दोस्तों आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या जो दोस्तों कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। आप कमेंट में बताएंगे कि किसने की थी। कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसने की थी। उससे रिलेटेड और भी प्रश्न को हम जान लेते हैं। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अहिंसा दिवस। गांधी जयंती तो जाएंगे ही मनाया, और अहिंसा दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में होता है दोस्तों, पोरबंदर गुजरात में। और 9 जनवरी जब वो जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जब उनका जो जन्म हुआ तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जब उनकी वो आए विदेश से लौट के तो प्रवासी भारतीय दिवस, और जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। और कमेंट के माध्यम से आप हमें हमारी त्रुटियों को भी बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उन त्रुटियों को सुधार सकें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या था? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों यदि बात करें कि पटना नगर की जो प्राचीन नाम क्या थी, तो दोस्तों यह आपका डीएलएड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आपके डीएलएड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेंगे। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो नोट कर लेंगे ताकि वहाँ आप जब जाएं एग्जाम देने तो एक बार एक झलक देख के जाए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। साथ ही साथ दोस्तों पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर दोस्तों और अजामाबाद था। अजामाबाद, कुसुमपुर और अजामाबाद भी पाटलिपुत्र का ही नाम है दोस्तों। आप तीनों को याद रखेंगे, पाटलिपुत्र भी, पटना भी, कुसुमपुर भी और अजामाबाद भी, ये सारे नाम जो थे पाटलिपुत्र के ही थे। और बात करें कि पाटलिपुत्र जो है वर्तमान समय में किसकी राजधानी है? तो अपना बिहार की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र अर्थात पटना है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में है दोस्तों। गोलघर भी पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 42 में। प्रश्न संख्या 42 है आपका की प्रसिद्ध नमक यात्रा। दोस्तों यहाँ छूटा हुआ है गांधी जी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों नमक यात्रा अर्थात गांधी जी द्वारा नमक कर को तोड़ने के लिए, नमक कर के विरोध में जो चलाई गई थी नमक यात्रा, जो यात्रा का क्या नाम था? तो दोस्तों डांडी यात्रा। उस यात्रा का नाम था आपका डांडी यात्रा, जिसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी पहुंचे, गुजरात के डांडी पहुंचे और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को है जो है नमक कानून या फिर डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी तभी स्टार्ट हो गया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में।
कि निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भी आपके डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी आपके डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 43 में। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। वंदे मातरम क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे कितने सेकंडों में गाना चाहिए, तो 65 सेकंड में, लगभग 65 सेकंड में इसको गाया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी रचना के बाद, रचनाकार की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचनाकार है। ठीक है दोस्तों। यदि आपसे भारत का राष्ट्रीय गान पूछ लिया जाए, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो क्या है दोस्तों, जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन। इसकी रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जन गण मन गाने की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो दोस्तों आप उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका 44 नंबर है प्रश्न है, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इसका आंसर जैसे कि हम लोग पहली बार भी देख चुके हैं, सी राजगोपालाचार्य अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 45 है आपका, सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है दोस्तों, यह नारा किसने दिया था, यह स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, अर्थात स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। चलते हैं प्रश्न संख्या 46 में। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जैसे कि हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो ही थी। ठीक है दोस्तों। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में किया था, 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है, माउंट ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 47 में, शाहनामा। दोस्तों ये प्रश्न संख्या फिर रिपीटेड है, इसका जो उत्तर हम लोग पहले ही जान चुके हैं, फिरदौसी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों इसका श्रेय किसे जाता है, अकबर। दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अंतिम संख्या प्रश्न जो है, आपका आज का अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्यालय जो है कहाँ है। IMF की मुख्यालय की बात करें तो इसका है वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो है IMF की मुख्यालय है। दोस्तों आज का आपका होमवर्क के तौर पर प्रश्न है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। कहाँ देना है, कमेंट में देना है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे जरूर से जरूर जुड़ जाए। यहाँ पर आपको DLED से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिए जो हम आपसे पूछे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।